आज का हमारा टॉपिक है द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। ये क्लास 10th CBSE NCERT की जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर है। ये काफ़ी सारे पार्ट्स पे डिवाइडेड है। एक एक करके मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको इस चैप्टर में आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ना कोई दिक्कत हो। ये थोड़ा सा 10th क्लास के लेवल के हिसाब से हल्का सा मुश्किल चैप्टर है 10th क्लास के बच्चों के लिए, पर मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको आराम से कर पाएंगे। इसका जो पार्ट 1 है उसका जो नाम है वो है इमर्जिंग फ्रॉम द शैडो ऑफ चाइना। देखिए, पहले तो इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं देता हूँ। ये जो चैप्टर है ये पूरा डील करता है वियतनाम पे, वियतनाम की फ्रीडम स्ट्रगल पे। जैसे हमारे इंडिया का एक फ्रीडम स्ट्रगल है कि हमारे ऊपर ब्रिटिश ने राज करा, फिर हम उनसे आज़ाद हुए, वो एक लड़ाई का प्रोसीजर है। इसी तरीके से यहाँ पे एक प्रोसीजर है। वियतनाम के ऊपर पहले चाइना का इन्फ्लुएंस था, फिर फ्रांस का आया, फिर यूएस से बीच में आया और बीच में जापान भी आया। तो 4 देशों ने मिलकर वियतनाम के ऊपर आप कह सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूल करा है। जब मैं डायरेक्टली रूल बोलता हूँ तो मैं कहता हूँ कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, और मैं इनडायरेक्टली रूल बोलता हूँ तो वहाँ के कल्चर पे उनका इन्फ्लुएंस। जैसे आप देखेंगे कि चाइना का जो कल्चर है वो वियतनाम में बहुत ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस है, पर फ्रांस ने डायरेक्ट रूल करा है। कैसे? उन्होंने उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पे अपने बंदे बिठा के और उनके द्वारा वहाँ पे काम करवाया। तो इमर्जिंग फ्रॉम द शैडो ऑफ चाइना का मतलब ये है कि पहले वियतनाम जो है चाइना के इन्फ्लुएंस में था। वहाँ के लोग वहीं का कल्चर मानते थे, वहाँ के लोगों का स्टाइल, हेयर स्टाइल, ड्रेस स्टाइल, बोलने का स्टाइल, खाना पीना सब चाइना से मैच करता था। चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। फिर फ्रांस ने चाइना से वॉर करा 1858 में। उसके बाद वहाँ पे जाके चाइना का डोमिनेशन खत्म हुआ, फ्रांस का डोमिनेशन आ गया। पर फ्रांस का डोमिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन पे आ गया, कल्चर पे अभी नहीं आया था। कल्चर में अभी चाइना का ही इन्फ्लुएंस था, एडमिनिस्ट्रेशन में फ्रांस का इन्फ्लुएंस आ गया था। अब एक यहाँ पे बड़ा टर्म यूज होगा, कॉलोनी। कॉलोनी का क्या मतलब है? देखिए, अब जहाँ हम रहते हैं वो भी एक कॉलोनी है कि भाई तू कहाँ रहता है, कवि नगर की कॉलोनी में, राजनगर की कॉलोनी में, या जहाँ भी आप जो सुन रहे हैं आप जहाँ की कॉलोनी में रहते हो। पर यहाँ पे कॉलोनी का मतलब है एक देश द्वारा दूसरे देश पे कब्जा कर लेना, उसको अपनी कॉलोनी बना देना। कब्जा कर लेना इन द सेंस अपने बंदे वहाँ पे बिठा देना और उनके द्वारा वहाँ रूल करना, वहाँ की लोकल जनता का एक्सप्लॉइटेशन करना, वहाँ से पैसा कमाना, वहाँ के लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करना और वहाँ पे मिस गवर्नेंस करके अपना फ़ायदा करना हर तरीके से। और जहाँ पे हम राज कर रहे हैं, जैसे इस केस में फ्रांस जो है कॉलोनाइज़र है और वियतनाम कॉलोनी है, तो वियतनाम से फ्रांस जिस भी सेंस में जैसा भी फ़ायदा चाहेगा उस फ़ायदे को वहाँ पे लेना और उसी का अपने फायदे के लिए उसका प्रयोग करना, ये उसका मतलब है। अब आगे, शुड कॉलोनीज भी डेवलप्ड, इसमें एक टॉपिक है कि कॉलोनीज होनी चाहिए, वो तो अलग मुद्दा है। पर अगर हो जाए कॉलोनी, मान लो फ्रांस ने जैसे वियतनाम पे राज कर लिया, ब्रिटेन ने इंडिया पे कर लिया, तो जहाँ पे हम अपनी कॉलोनी बनाएं, जिस भी देश को अपनी कॉलोनी बनाएं, क्या उसको डेवलप रखना चाहिए या डेवलप नहीं करना चाहिए? तो इस पे मतभेद हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे डेवलप करना चाहिए, कुछ कहेंगे नहीं डेवलप करना चाहिए। पर अगर आप कॉलोनी को डेवलप करेंगे, जैसे फ्रांस वियतनाम को करता या ब्रिटेन इंडिया को करता, तो उससे जो वहाँ की जनता है उसका कॉलोनाइजर यानी कि वियतनाम के केस में फ्रांस और इंडिया के केस में ब्रिटेन, उन पे थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ता और वो ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ पे रूल कर सकते थे। उनको ऐसा लगता कि यहाँ पे हमारा कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो कोई विद्रोह नहीं होता, और विद्रोह नहीं होता तो रूल लंबा एक्सटेंड होता, और रूल लंबा एक्सटेंड होता तो कॉलोनाइजर का फायदा अपने आप ही होता। अब जब वियतनाम के ऊपर फ्रांस का रूल चल रहा था, तो फ्रांस
का जो कल्चर था वो धीरे धीरे वियतनाम के लोग अडॉप्ट करने लगे थे। अडॉप्ट कैसे करने लगे थे, उसके लिए ये जो अब मैं जो आपको चीज़ बोल रहा हूँ ये पार्ट 2 में है। पार्ट 1 का मैं बोल चुका हूँ आपके सामने, ये जो हिस्सा है ये पार्ट 2 में है और इसका नाम है द डायलेमा ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन। तो फ्रांस के लोग चाहते थे कि अब जो है वहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज यानी कि मैंडेरिन हटा दी जाए और फ्रांस की जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको हम इंट्रोड्यूस कर दें वियतनाम में। अब वो इतना आसान नहीं था क्योंकि वो उनके कल्चर में बस चुकी थी मैंडेरिन लैंग्वेज। जब भी फ्रांस के लोगों ने कोशिश करी कि वहाँ के मतलब नॉर्मल क्लासेस यानी कि जैसे हम कहते हैं यहाँ से नर्सरी टू 6th तक या 8th तक हम लोकल लैंग्वेज पढ़ाएंगे वियतनामीज़ और उसके बाद हम फ्रेंच लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर देंगे। और उस दौरान एक चीज़ भी थी कि फ्रांस के लोग जो है उनको ट्रेन तो करते थे वियतनाम के लोगों को, पर फाइनल ईयर जब उनका आता था एग्जामिनेशन पास करके ताकि वो जॉब के लिए जाए, उसमें उनको वो मात्र अगर 100 बच्चे बैठ रहे हैं तो 10 बच्चों को यानी 10% लोगों को ही पास करते थे ताकि जो लोकल लोग हैं वो ज़्यादा एम्प्लॉयड ना हो, वो ज़्यादा पावरफुल ना बने, ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट ना बन पाएँ और फ्रांस के लोग ही वहाँ पे जॉब्स लेते रहें, फ्रांस के लोगों को कोई कंपटीशन ना मिले। उसके अलावा स्कूलों में शाम के टाइम, दिन में तो पढ़ाई होती थी, शाम के टाइम जो है वहाँ पर मॉडर्न बनाने की क्लासेस होती थी जो कि अलग से पेड होती थी, जिसमें वियतनाम के लोगों को सिखाया जाता था कि उन्हें मॉडर्न कैसे रहना है। जैसे वियतनाम का कल्चर था लंबे बाल रखना, तो उनको थोड़े बाल छोटे करवाए गए, उनको थोड़े से पैंट वगैरह पहनाए गए फ्रांस डिज़ाइन में। जैसे आप सभी जानते हैं फ्रेंच सूट काफ़ी फेमस है, तो उसी तरीके का काम वहाँ पर हुआ। और उनके लिए एक इसमें एग्जाम्पल दिया है टॉनकिन फ्री स्कूल का जो इस टाइप के काम करता था। दूसरा, फ्रेंच के लोगों ने वियतनाम के लोगों पे स्कूल में भी अत्याचार करा। जैसे वियतनाम के जो बच्चे थे उनको क्लास में आगे नहीं बैठने दिया जाता था, फ्रांस के बच्चों को ही आगे क्लास टीचर बिठाया करता था। उसका वहाँ पे रेजिस्टेंस भी होता था, स्कूल में मूवमेंट भी होती थी, पर कोई भी चीज़ नहीं, मतलब कोई रिजल्ट नहीं उससे आ पा रहा था। अब आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 जो है रिलेटेड है हाइजीन, डिसीज एंड एवरीडे रेजिस्टेंस। अब इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, जब फ्रांस के लोग वियतनाम में थोड़ी ज़्यादा संख्या में आने लगे तो उससे हुआ क्या कि फ्रांस ने अपने लोगों के लिए वियतनाम की जो कैपिटल है हनोई जिसे बोलते हैं आज भी कैपिटल है वो, उसको डिवाइड कर दिया 2 पार्टों में। एक पार्ट में फ्रांस के लोग रहते थे, एक पार्ट में लोकल लोग वियतनाम के लोग रहते थे। तो जो ओरिजिनल लोग थे वियतनाम वाले, उनके यहाँ इतना डेवलपमेंट नहीं था, पर जो हनोई का वो हिस्सा था जहाँ फ्रांस के लोग रहते थे वो काफ़ी डेवलप्ड था। वहाँ सिविल लाइंस थी और वो सिविल लाइंस जो है ये जो लोकल लोग थे इनकी तरफ जाके वो स्लज जो है वो गिराती थी। तो उन पाइपों में क्या हुआ, चूहे पैदा होने लगे। उन चूहे पैदा होने की वजह से वहाँ पे एक प्लेग वायरस होता है जो चूहे के थ्रू फैलता है, बहुत गंभीर बीमारी है, इंडिया में भी आया था आज़ादी के टाइम पे। तो इस बीमारी की वजह से जो हनोई का अमीर वाला हिस्सा था, डेवलप्ड वाला हिस्सा था, सिविल लाइन के थ्रू फ्रांस सिटीजन्स जो रहते थे वियतनाम में उनके घरों में चूहे घुसने लगे, प्लेग फैलने लगा। फिर फ्रांस के लोगों ने वियतनाम के लोगों को उस काम पे रखा कि आप इन चूहों को पकड़ो और मारो, जिसे कहा गया रेट हंट जो इसमें कहा गया वो उसे ही कहा गया। उस चीज़ का वियतनाम के लोगों ने फ़ायदा उठाया, उन्होंने खुद ही चूहे पालने शुरू कर दिए और मार मार के दिखाते रहे, पैसे बनाते रहे। तो ये इसका मेन टॉपिक था। अब आते हैं रिलीजन एंड एंटी कॉलोनिज्म पे, जो कि है पार्ट 4, रिलीजन एंड एंटी कॉलोनियलिज्म। देखिए, ये जो हिस्सा है ना, ये इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में हुआ है और फ्रांस के में भी हुआ है। फ्रांस के लोगों का रिलीजन था
क्रिश्चियंस। और वियतनाम में जो लोग रहते थे वो रहते थे कॉन्फ्यूशियज्म रिलीजन के। कॉन्फ्यूशियम रिलीजन एक चाइनीज स्कॉलर द्वारा शुरू करा गया था और ज़्यादातर वियतनाम में लोग उसी को ही मानते थे। तो इन क्रिश्चियन, जैसे ब्रिटेन ने भी इंडिया में करा और फ्रांस ने यहाँ करा, ये लोग जो है मिशनरीज को बढ़ावा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। इस चीज़ का भारत में भी विरोध हुआ, इस चीज़ का वियतनाम में भी विरोध हुआ, और विरोध इस लेवल पे हुआ कि उसकी वजह से एक एंटी कॉलोनियल फीलिंग लोगों में आ गई। क्योंकि आप जब किसी के रिलीजन के साथ छेड़ेंगे तो हो सकता है वो ज़्यादा आपके खिलाफ हो जाए, तो वो कन्वर्ट करना चाहते थे, वो राज तो करना ही चाहते थे। ऐसे ही एक उदाहरण है, पोर्चुगीज़ इंडिया में सबसे पहले आ गए थे, पर वो कभी भी इतने डेवलप्ड नहीं हो पाए इंडिया में जितने ब्रिटिश हो गए। उसका कारण ही ये था कि जो है वो रिलीजन पे खेलने लगे थे। मतलब उनका मकसद ट्रेड से ज़्यादा हो गया था कि इंडिया को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देना। अब आते हैं इसके पार्ट 5 पे, मॉडर्नाइजेशन। पार्ट 5, मॉडर्नाइजेशन। अब पार्ट 5 जो इसका मॉडर्नाइजेशन के ऊपर डील करता है, उसमें जापान की एंट्री हो जाती है। जापान भी अपना इंटरेस्ट दिखाने लगता है वियतनाम में, और लोग भी जापान, अब देखिए जैसे इंडिया के जो लोग हैं उनका जो कल्चर मिलता है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन लोगों से ज़्यादा मिलता है। ऐसे ही, क्योंकि वो हमारे ही पार्ट से, हमसे ही बने हैं। ऐसे ही वियतनाम का जो कल्चर है वो चाइना, जापान, लाओस, थाईलैंड, इनसे मिलता जुलता है। तो वियतनाम जो है जापान के काफ़ी क्लोज जाने लगा, और उसी के थ्रू वहाँ पे जापान का काफ़ी प्रसार प्रचार होने लगा। और फ्रांस वाले लोगों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और ना ही आ भी सकती थी, क्योंकि उन्हें अपना एक कॉलोनाइजर दिख रहा था दूसरा। और प्लस जापान का रोल इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में भी था। एक तरीके से हम कह सकते हैं, ये कहा जाता है कि ब्रिटेन ने जो हमें आज़ाद करा, उनको ये डर था कि अगर हमने ऐसा नहीं करा तो जापान ब्रिटेन पे अटैक कर देगा। अब आते हैं पार्ट 6, वियतनामीज नेशनलिज्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है वियतनामीज नेशनलिज्म का। यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे उसमें गांधी जी हैं फ्रीडम स्ट्रगल में, इनके यहाँ पे जो आदमी है वो है हो चिन मिन। हो चिन मिन, इन्होंने बहुत लीडिंग रोल प्रोवाइड करा है वियतनाम की फ्रीडम स्ट्रगल को, जो उन्होंने फ्रांस से लड़के ली है। इन्होंने जो है वियतनाम की जो मेजर सिटीज़ थी वहाँ पे अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन बनानी चालू करी, लोगों को शिक्षित करा कि हमारे साथ गलत हो रहा है। सेम वही इंडिया वाला पैटर्न है, मूवमेंट्स हैं। और इन्होंने जो है एक मूवमेंट, एक पार्टी भी बनाई जिसका नाम इन्होंने रखा वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी, और उस टाइम पे इसका नाम था वियतनाम कॉन्ग सोन डांग, जो वियतनामीज लैंग्वेज में इसको बोलते हैं। ये जो है एक यूरोपियन कम्युनिस्ट पार्टी से इंस्पायर थी, और ये कम्युनिस्ट विचारधारा की पार्टी थी। कम्युनिस्ट विचारधारा जैसे इंडिया में सीपीआई पार्टी है, या चाइना में तो है ही कम्युनिस्ट रूल, उस विचारधारा की ये पार्टी थी। और इनका मकसद था कि ये एक नया वियतनाम बनाए जिसमें कम्युनिस्ट का राज हो सके। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि एक तरफ तो हो गए हो चिन मिन, और एक तरफ फ्रांस ने एक पपेट रूलर तैयार करा जिसका नाम था बाओ डाई। बाओ डाई, यहां लिख देता हूं, बाओ डाई। बाओ डाई एक पपेट रूलर था, और दोनों को आधा आधा हिस्सा डिवाइड करवा दिया गया, या अभी आगे हम देखेंगे। और फिर हो जाती है कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से, जहां जहां भी कम्युनिस्ट पार्टी होगी उसका एंटी होगा यूएसए। यूएसए कभी नहीं चाहता कि दुनिया में कम्युनिस्ट विचारधारा फैले, यूएसए हमेशा चाहता है कैपिटलिस्ट विचारधारा फैले। तो जहां जहां कम्युनिस्ट आएंगे वहां वहां यूएसए की एंट्री हो जाएगी। अब यूएसए वॉर में आ गया, यूएसए चाहता ही नहीं था कि यहाँ पे कम्युनिज्म फैले, उन्होंने युद्ध करा। युद्ध यूएसए को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा, महंगा भी ऐसा पड़ा कि लाखों सैनिक अमेरिका के मारे गए। अमेरिका ने कभी सोचा ही नहीं था कि वियतनाम हमें इतना रेजिस्टेंस दे पाएगा, पर वियतनाम ये युद्ध बड़े उससे लड़ा। हर अमेरिकी नागरिक को आज भी वियतनामीज वॉर बिल्कुल दिमाग में रहता है कि छोटी सी कंट्री ने हमें कितना रेजिस्टेंस दिया। और वियतनाम ने सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, 1970s में चाइना को भी ऐसा ही रेजिस्टेंस दिया है वॉर में। वियतनामीज लोग जो है वॉर को बड़ा अच्छे से लड़ते हैं। इनकी स्ट्रेटेजी जो होती है, इसमें हम एक चीज़ देखेंगे आगे, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
आप पेपर में 100% उसको देखेंगे। हो चिन मिन ट्रेल, ये ट्रेल क्या थे कि इन्होंने वियतनाम के बॉर्डर पे जो देश हैं लाओस और कंबोडिया, यहाँ से पतले पतले रास्ते बना रखे थे जिसके थ्रू ये रॉ मटेरियल, वेपन्स, बॉम्ब्स, खाने का सामान, ये सब ट्रांसपोर्ट करते थे अपने सैनिकों को। ये मेन रास्ते से नहीं जाते थे। और यहाँ पे एक एक पोर्टर यानी कि जो सामान उठा के जाता था वो 40 से 80 किलो अगर वो साइकिल पे है तो ले जाता था, और उसमें 80 से 90% वुमेन्स का रोल था इस काम में। तो अमेरिका जो है कभी इनकी इस चाल को, हालांकि अमेरिका लास्ट में समझा और काफ़ी बम्बार्डमेंट हुआ, इस इलाके को तबाह करा गया, पर जैसे जैसे ये तबाह होते गए उससे जल्दी जल्दी भी ये बनाते गए, नए नए ट्रेल बनाते गए। और वियतनाम का जो सफल होने का कारण सबसे बड़ा है अमेरिका के खिलाफ, वो है ये ट्रेल्स का मतलब वो रास्ते, खुफिया रास्ते जिनके थ्रू वियतनाम अपना काम चलाता रहता था और अमेरिका पता ही नहीं लगा पाता था कि ये लोग जा कहाँ से रहे हैं। और पैदल होता था ये काम, कुछ रास्तों पे ट्रक भी जा सकता था, पर ज़्यादातर ये पैदल ही होता था। अब हमने इसका पार्ट 7 पे आते हैं। पार्ट 7 में इसमें है नेशन एंड इट्स हीरोज। नेशन एंड इट्स हीरोज। और हाँ, पिछले पार्ट में एक चीज और, एक नई ऑर्गेनाइजेशन ऐड हुई, NLF, नेशनल लिबरेशन फ्रंट। वो क्या चाहती थी? वियतनाम को आज़ाद करवाना। वियतनाम को आज़ाद करवाना ही उनका मकसद था NLF का, नेशनल लिबरेशन फ्रंट। नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो है बनी जब एक काउप हुआ, काउप यानी मिलिट्री के द्वारा सरकार को हटा देना। जब वो काउप हुआ तो नेशनल लिबरेशन फ्रंट बनी और उसी के द्वारा फिर वियतनाम की आगे की आज़ादी की लड़ाई हुई। देखिए मैं यहाँ पे ईयर वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, वो तो बुक में भी आपको मिल जाएंगे। मैं आपको जो मटेरियल है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नेशन एंड इट्स हीरोज़ में देखिए जो वियतनाम की आज़ादी में सबसे बड़ा रोल है वो वुमेन्स का है। किसी भी देश में वुमेन्स ने इतना पार्टिसिपेट नहीं करा होगा फ्रीडम स्ट्रगल में जितना वियतनाम में करा गया है। चाहे वो वॉरफेयर में हो, वर्क में हो, घर संभालने में हो, लड़ाई में जाने में हो, हथियार उठाने में हो, सामान कैरी करने में हो। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रेल्स होती थी उसमें भी 80 से 90% औरतें ही थीं जो काम करती थीं, चाहे वो पैदल ले जा रही हो, चाहे वो साइकिल पे ले जा रही हो। पर जो मेन रोल था वो उन्हीं का था। बहुत सारी औरतें वियतनाम युद्ध में मारी गई, और मारी क्या गई, मैं तो कहूँगा कि जो हम कह देते हैं कि शहीद हो गई। पर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यूएस का मुकाबला वहाँ पे करा, और हर तरीके से वुमेन्स ने मैन को बराबरी वहाँ पर दी वियतनामीज अमेरिकन वॉर में। वो वॉरियर के रूप में भी लड़ी और पीस के रूप में भी, मतलब जब पीस था तो उन्होंने काम में भी काफ़ी ध्यान दिया। तो यहाँ पे हम वुमेन्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने वियतनामीज वॉर को बिल्कुल अच्छे से लीड किया। अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 8, द एंड ऑफ द वॉर। यूएस समझ गया था कि अब यहाँ पे जीत तो नहीं पाएंगे, उन्होंने आउट करा अपने आप को, यानी कि वहाँ से निकाला। और 30 अप्रैल 1975 में यूएस और NLF के बीच में, यूएसए और NLF के बीच में एक ट्रीटी हुई, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसके बदौलत यूएस वॉर से बाहर निकला और वियतनाम डिवाइड हो गया। नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम जो डिवाइडेड था वो यूनाइटेड हो गया। और उसके बाद NLF का वहाँ पे राज आ गया। NLF पार्टी ने जो सैगोन वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे रूलर का पैलेस होता है, उस पर कब्जा करा और अपना आदमी वहाँ पे बिठाया, फिर गवर्नमेंट चली। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आपको वियतनाम के बारे में पढ़ाने की। अगर आपको ये बिल्कुल अच्छा लगता है तो आप अपने 10th क्लास के दोस्त या जो भी इसके लिए आपको लगता है कि हाँ उसको पढ़ना चाहिए, आप उसको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।